मैं हूं प्रोफेसर राकेश चौहान, यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर नागपुर। स्वागत है आपका मुलाकात हम और आप में। आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे चरण के इलेक्शंस जो है पूरे भारत में हो चुके हैं। अब गली गली पूरे भारत में यही चर्चा होगी कि कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आप, कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन में जीत कर आती है, इसकी सभी को उत्सुकता है। लेकिन इसके लिए जो है लोकसभा इलेक्शन होने जरूरी थे और वो चालू है। तो जानते हैं सबसे पहले कि लोकसभा क्या है। संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से बनी हुई है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इनसे ही मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है कि वो यहाँ पर इनकी बैठक ले सकता है या फिर उस बैठक को वह खारिज भी कर सकता है। तो मुलाकात हम और आप में हम बुलाते हैं आज के हमारे दिग्गज, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वो शैक्षणिक, राजनीतिक और सभी संस्थाओं के दिग्गज माने जाते हैं। तो विजेंद्र चौहान जी, प्रोफेसर विजेंद्र चौहान जी, इनको मंच पर आने का मैं आग्रह करता हूँ। प्लीज आइए हम और आप में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपने आपके चैनल मुलाकात हम और आप में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वागत करता हूँ हमारे शो पर। थैंक यू। और आज का विषय आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024। तो काफी अच्छा आपने मुद्दा लिया है। आज लोकसभा इलेक्शन 2024 काफी चर्चा चल रही है। हमारी जनता, भारत की जनता जानना चाहती है कि इस बार इलेक्शन का परिणाम क्या होगा। तो आप बता सकते हैं? हाँ, देखिए, इलेक्शन का परिणाम तो हम सभी को पता है। जैसे कि हम पूरे भारत में जानते हैं कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो छाए हुए हैं। जहां वहां जा जाकर आजकल वो काफी मीटिंग्स ले रहे हैं। और यही अभी रामटेक विधानसभा में भी हाल ही में यहाँ पर कनान में आए थे। हमने ये भी देखा काफी लोगों की भीड़। कई लोगों का ये कहना था कि जो भीड़ है वो पैसा देकर बुलाई गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत है बोलना कि पैसा देकर लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि मैं खुद भी वहां गया था। मुझे कुछ पैसा वैसा मिला नहीं था, लेकिन हाँ, एक क्रेज जरूर था कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो आखिर इतने हैवी पर्सन है, तो वो आखिर है कैसे। लोगों में ये चर्चा चली थी कि बस एक ग्लिम्स, एक नजर उनको देखने के लिए लोग वहां जाना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास कार्य जो है मोदी जी ने जो किया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि विकास की बात अगर करें हम, तो विकास तो ये पिछले 10 साल में काफी देखने को मिला है। अब लोग बोलते हैं विकास विकास, कहाँ है विकास। पर देखिए, आज से अगर 10 साल पहले की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी थी जी, बराबर राकेश सर जी, कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस के बाद जहां तक हमें पता है 2014 में, मींस 2014 में भाजपा सरकार आई है। यस, राइट। तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस के जाने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है राकेश सर, तो वो खुद कांग्रेस है। हाँ, ठीक है, मैं कांग्रेस का विरोधक नहीं हूं और मैं भाजपा की तरफ से भी नहीं, लेकिन एक विकास की बात करूं तो इस 10 साल में हमें, जैसे हम मेट्रो देख रहे हैं जी, मेट्रो आप देख ही रहे हो। अगर भाजपा सरकार मेट्रो नहीं भी बनाती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने मेट्रो बनाया है वो खुद तो मेट्रो का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी जी कोई रोज तो मेट्रो में बैठकर जाते नहीं है, कोई नितिन गडकरी जी भी मेट्रो में बैठकर रोज जाते नहीं।
आप और हमारे जैसे साधारण लोग मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं जी और रही बात अभी जो सड़क निर्माण है, सड़क निर्माण आपको पता है पहले जो हमारी सड़क हुआ करती थी, जो राष्ट्रीय महामार्ग कहूंगा मैं उसे, राष्ट्रीय महामार्ग बहुत नैरो हुआ करता था, जहां पर काफी एक्सीडेंट्स होते थे जी और ये जो एक्सीडेंट्स है इसका कारण जो थे ये जो रोड है काफी छोटे थे। अभी आप देखो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, यहाँ तक के आप नेशनल पार्क्स जहां पर है, जैसे मैं ज्यादा दूर नहीं पेश नेशनल पार्क की बात करूं, पेश नेशनल पार्क अगर आप विजिट करने जाते हो तो आपको वहां पर कम से कम 9-10 कॉरिडोर्स मिलेंगे। वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो हमारे एनिमल्स है, पहले जो एक्सीडेंट्स में सड़क पर अनजाने में उनकी मौत हो जाती थी, मगर अभी वो उस कॉरिडोर के नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। और तो और अभी और अगर हम बात करें तो आपने शायद जो कचरा गाड़ी है जो आ रही है अभी, पहले लोग रोड पर कचरा फेंक दिया करते थे, अभी जो घंटा गाड़ी आती है और एक स्वच्छता की तरफ भी कदम बढ़ाया गया है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऐसे ही काफी है चर्चा का विषय जी। इसका मतलब विकास तो हुआ है, जैसे कि जी हाँ। जितेंद्र सर हमें बता रहे हैं कि मेट्रोस जैसे मेट्रोस और रोड और काफी सारा देश में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जैसे कि लोग बताते हैं या फिर जनता जो है फिर भी जी बीजेपी के खिलाफ है। मतलब लोग कहते हैं कि जैसे बीजेपी अभी इस बार चुनकर आएगी जी हाँ। या फिर इलेक्शन में जीत जाती है तो सबसे पहले देखेंगे कि वो संविधान बदलेगी। कहाँ तक आपको लगता है कि ये बात सच है या फिर झूठ है, जो संविधान वो बदलेंगे? देखिए, संविधान तो सबसे बड़ी बात कोई बदल सकता नहीं है, चाहे वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो या आएंगे अगर बने, अच्छी बात है अगर बने श्रीमान राहुल गांधी जी, भावी प्रधानमंत्री अगर आने वाले इलेक्शन में अगर कांग्रेस चुनकर आती है तो संविधान को तो वो भी बदल नहीं सकते, क्योंकि संविधान को बदलना ये एक संसदीय जो रूल्स है उसके विरोध में है और हमारा जो देश है इसको सबको पता है ये जो संविधान है उसी से चलाया जा रहा है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है, आपने उनके शायद वीडियोस देखे होंगे जी, वही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो हाथी होता है, हाथी के ऊपर संविधान को रखकर यात्रा निकाली थी। यहाँ तक के जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले साष्टांग ना किसी गीता को किया ना किसी कुरान को किया, सबसे पहले जाकर उन्होंने संविधान की किताब को साष्टांग नमस्कार किया, नतमस्तक हुए और देश की भागदौड़ अपने हाथ में ली। तो संविधान को बदलने का ये गलत है, मैं तो इसे रूमर्स कहूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे स्कूल में माना जाए तो स्कूलों में जो स्कॉलरशिप्स जो है बंद हो चुकी है या फिर बंद हो रही है, कॉलेज में जो रिजर्वेशन था वो बंद हो रहा है, या फिर जो आरटी में प्रवेश है बच्चों को तो वो भी जो है उसमें भी सरकारी स्कूलें दिखाई दे रही है, प्राइवेट स्कूल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो सरकार का कहना है कि पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन करना पड़ेगा, फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना पड़ेगा। अब जो गरीब बच्चा है जो एलिजिबल नहीं है, जिसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो अपने बच्चों को कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकेगा? देखिए, ये काफी गंभीर विषय है, शिक्षा का विषय है। इस पर अच्छी बात है आपने जो प्रश्न पूछा है कि जो आरटी के अंतर्गत जो एडमिशन्स मिलती है जिसमें 20% जो बच्चे होते हैं आरटी कोटा में स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं,
और अभी जो 87,000 जो आरटी की सीट्स थी उसमें केवल 60,000 विद्यार्थियों के नामांकन भरे गए हैं। अब इसमें ऐसा हुआ है कि जो आरटीए के जो रूल्स लगाए गए हैं आरटी में एडमिशन के लिए, तो उस रूल्स में कुछ ऐसा है कि अभिभावक जो है वो अपने पालकों की एडमिशन करा नहीं पा रहे हैं। ये बात तो वही हो गई कि जैसे कि हम खाना तो खिलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है हमने बहुत कठिन कर दी है। जैसे आरटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और आरटी के फॉर्म भरना स्टार्ट से समाप्त भी हो चुके हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल थी उन्हीं के नाम उनमें लिखाए गए हैं। हाँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है उसमें एक भी दिखाई नहीं गया, और कितनी सारी सीटें जो है प्राइवेट स्कूल के वो मतलब कि वो वहां पर दिखाई नहीं दिया ऑनलाइन। हाँ सही बात है। तो प्राइवेट स्कूलों को जो अनुदान दिया जाता है आरटी का, वो भी कहाँ मिला है प्राइवेट स्कूलों को? अभी भी पिछले 2-3 साल का पैसा बैलेंस है, अभी भी प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने पैसा कहाँ दिया है आरटी का? तो जैसे शैक्षणिक जो है मोदी सरकार ने जो शैक्षणिक विभाग है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के बिल्कुल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता जानती है कि जैसे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बराबर। तो इस विषय में जैसे आप क्या कहोगे? इस विषय में मैं तो यही कहूंगा कि काफी मुश्किल है। इस मामले में लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जहां पर अगर कोई मुश्किल हो रही है तो जिस समय जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के दिन जब लोग एक हो जाते हैं और बूथ पर जाकर इलेक्शन के समय पर वोटिंग के लिए जाते हैं, तो उसी तरह अगर ऐसा कुछ देश में गलत चल रहा है और अगर लगता है तो उस समय भी लोगों ने एक हो जाना चाहिए और इस चीज का विरोध करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब ने भी कहा था जो शिक्षा है वो शेरनी के दूध की तरह होता है। शेरनी का दूध जो पिएगा वो बिल्कुल किसी के सामने झुकेगा नहीं जी। तो वैसे ही अगर कोई पार्टी अगर है और अगर वो गलत कर रही है तो उसका विरोध हमने करना चाहिए, चाहे पार्टी हो कोई भी हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो सर आप मुझे बताइए कि ऐसा कुछ है जो इलेक्शन कमीशन में या फिर ऐसे ईवीएम सेट करके रखी है जो इनको पहले से ही पता है कि इस बार 400 पार होने वाले हैं? देखिए तो ऐसा क्या है? जी सर, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। हम और आप आजकल टेलीविजन पर देख रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आता है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार ये डिसाइड कौन करेगा? ये जनता डिसाइड करेगी। 400 पार या फिर हार या फिर जीत ये जनता डिसाइड करेगी। और रही बात ईवीएम की, अब ईवीएम में अगर सेटिंग होती है, मान लीजिए जैसे कि रूमर्स चलते हैं जी, ईवीएम में सेटिंग है या फिर बीजेपी की सरकार ईवीएम में सेटिंग करती है, अगर ऐसा होता तो क्या मोदी जी को प्रचार के लिए निकलना पड़ता? जी नहीं। उनको तो पता होता इलेक्शन कमीशन मेरे हाथ में ही है जी। वो क्यों अपनी रातों की नींद खराब करते, दिन का चैन खराब करते, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में जाकर सभाएं लेते जी। उनको पता था इस बार 400 पार है, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में है, मशीन ईवीएम सेट है, घूमना ही नहीं है, प्रचार करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं जी। विजेंद्र सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश जानता है, जनता देख रही है, लाइव है, तो जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले थे और उसी समय जो है अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, उनको जेल में, तिहाड़ जेल में जो है बंद रखा गया जी। और कहा जाता है कि जैसे बीजेपी छोड़कर अगर कोई भी पार्टी हो तो अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो जो है उन पर कोई ईडी का असर नहीं होता है, लेकिन मान लो कि कोई अदर पार्टी का है, कांग्रेस का है या फिर आपका है, तो वो ईडी जो है उस पर जो है बहुत सारा एक्शन लेती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ईडी जो है वो बीजेपी को फेवर करती है? जी बिल्कुल। इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट जो है, लोगों को इसका नाम भी पता नहीं था ये ईडी क्या है जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब से बीजेपी की सरकार आई है ये लोगों को ईडी क्या होता है ये पता चल रहा है।
और ईडी ने आज तक अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लो तो एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं है। जी बिल्कुल। आप देखो हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो माननीय श्री वहां के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद जी केजरीवाल, इनको हाल ही में तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में आबकारी विभाग जो है उसके घोटाले में उन्हें अभी अंदर हाल ही में उनकी बेल हुई है। जी जी। उनको अभी 1 तारीख तक का समय मिला है, जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा है ईडी को मीन्स उनके पास कोई ऐसा विटनेस नहीं है, लेकिन हाँ ये उचित समय नहीं था उनको जेल में डालने का। ये एक बीजेपी को हम कह सकते हैं कि डर अरविंद केजरीवाल का, कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहेगा तो शायद फिर से दिल्ली या फिर उससे आगे भी वो बढ़ सकते हैं। यह डर बीजेपी को सता रहा था। या फिर अगर उनको ऐसा करना ही था तो फिर वो इलेक्शन के काफी पहले भी कर सकते थे या इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। जिस समय पर प्रचार का समय था बराबर उसी समय पर ईडी ने ये एक्शन क्यों लिया? तो ये गलत है। ईडी अगर है तो सभी के लिए, वो बीजेपी के लिए भी है। जी, हमारी चर्चा जो है चालू रहेगी और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है जी। लेकिन उससे पहले ब्रेक का समय हो चुका है। जी हाँ। तो प्लीज आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आपको फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले थे कि अगर मान लो कि राहुल गांधी इनको पीएम बनने का मौका दिया जाए तो क्या भारत का विकास होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है राकेश सर। क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो क्या देश का विकास होगा? जी देखिए राकेश सर, पहले एक बात जनता को समझनी होगी, ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। भारत जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। और यहाँ का जो लोकतांत्रिक इलेक्शन होता है ये सबसे बड़ा इलेक्शन होता है दुनिया का। अब इसमें जो माननीय श्री राहुल गांधी जी है, इनका कंपैरिजन मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करूंगा, क्योंकि इस देश का भविष्य चुनती है इस देश की जनता। अगर जनता बनाना जानती है तो गिराना भी जानती है। अभी जो विकास की बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो पिछले 10 साल में जो कार्य किया है वो उन्हें करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो ये 10 साल रह ही नहीं पाते। बिल्कुल। जनता इन्हें आने वाले 5 साल का मौका देती ही नहीं राकेश सर जी। उसी तरह किसी तरह अगर कांग्रेस भी चुनकर अगर आ जाती है और राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो राहुल गांधी जी ने, मैं एक ही सलाह दूंगा सर, कि अगर उनको पीछ पर टिके रहना है और प्रधानमंत्री अगर बन गए तो बीजेपी से 4 गुना तेजी से इस देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जनता देखती है डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, छोटी छोटी समस्याएं हैं। अगर राहुल गांधी जी चुनकर आते हैं, कांग्रेस चुनकर आती है और अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको जाहिर सी बात है विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जनता जनार्दन है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जैसे उनकी स्पीच और उनकी सभाएं जो हो रही है, उन सभाओं में उन कह रहे हैं जैसे कि मोदी जी जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, जनता उनके साथ है। फिर भी जो मैं युवा वर्ग के लिए कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है। जी हाँ। और
देश का जो जवान है जी हाँ। वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जी। तो इस विषय पर आप क्या कहोगे? देखिए, इस विषय पर मैं इतना कहूंगा भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये तो जरूरी नहीं है कि देश के हर युवा को सरकारी ड्यूटी मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि इस देश का हर युवा सरकारी ड्यूटी ही कर रहा है। जी। जो सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्या वो ठीक तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है और सरकारी संस्थाएं जो है बंद हो रही है। जैसे जी हाँ। उन्होंने कहा कि देश जो है अंबानी और अडानी के हाथ में जा रहा है, जिस कारण से जो है कि प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ेगा, मतलब कि सामने चलकर जो है, जैसे कि अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि घरों घर में प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। जी हाँ। इलेक्ट्रिक के प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं, तो रिचार्ज करना पड़ेगा। जी। तो कहीं ना कहीं जो है गरीब जनता जो है इससे भी परेशान होगी। तो ये सब क्या है? देखिए सर, मैं इस बारे में आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा है। जी। यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अगर तुम्हें जीना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो किसी बच्चे का अपने कंपनी में चुनाव करना चाहती है, और 10 बच्चे अगर है, और 10 बच्चों में से 4 बच्चों का उनको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के लिए जो 10 बच्चे हैं उनमें से 5 बच्चों को 90% मार्क है, और बाकी के जो 5 बच्चे बचे हैं उनको 35% मार्क है। तो कोई भी कंपनी सिलेक्शन किसका करेगी राकेश सर? जाहिर सी बात है, जो एलिजिबल है अच्छे मार्क्स चुन लेता है। जी हाँ, जिनमें काबिलियत है। अब वो 90% मार्क जिस विद्यार्थी को मिले हैं और जिसे 35% मार्क मिले हैं, उसके पीछे की क्या वजह है आप जानते हो। उस बच्चे ने रात दिन मेहनत की, पढ़ाई की, और मैं भी एक टीचर हूं, मुझे पता है। तो जाहिर सी बात है उन 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और बाकी के जो है 35% जिन्होंने लिया है वो नौकरी 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 करते रहेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी मिल सकती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डार्विन के सिद्धांत के बारे में बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब जानवरों को भी अगर शेर, मैं शेर की बात करता हूँ, शेर को भी अगर भूखा नहीं रहना है तो उसको तेज दौड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, उसको कोई प्लेट में सजाकर कोई चीज लाकर मिलेगी नहीं। उसी तरह हमारा जीवन, हमें भी अगर नौकरी हासिल करनी, नौकरियां है ना, नौकरियां मिल रही है, लेकिन किन्हें मिल रही है? जो बेस्ट है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में जो आगे है वो करेगा, जो नहीं कर पा रहा है वो हारेगा। जी। जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मान लो कि मोदी जी फिर से आ जाते हैं। जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। हम खुद अपना व्यवसाय कर सकते हैं। जो हमारे देश के उद्योगपति है, जिनकी हम बात करते हैं और हम जोड़ते रहते हैं, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, आप इनका इतिहास पढ़िए। इनके पास पहले कुछ नहीं था और आज इनके पास सब कुछ है। आप किताब पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। और इनमें से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। राकेश सर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि एक मूल मंत्र है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। जी हाँ। और पढ़ोगे तभी रोजगार मिलेगा। जी हाँ। लेकिन फिर भी जो गरीब जनता है, जैसे कि सिलेंडर के रेट्स जो है काफी बढ़ चुके हैं और पेट्रोल के रेट्स जो है काफी बढ़ चुके हैं। जैसे कांग्रेस जब थी तब सिलेंडर जो है 400 रुपए में आ जाता था। अभी जो है 800, 900, 1000 सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। और काफी सारी चीजें हैं, जो कि पेट्रोल 35 रुपीज लीटर था, अभी जो कि 100 पार हो चुका है। तो इस बारे में जैसे आप क्या कहोगे? इस बारे में मैं एक ही कहूंगा कि हर देश को आगे बढ़ना है, हमारे देश को भी आगे बढ़ना है,
और अगर हम ये छोटी छोटी चीजों की तरफ अगर ध्यान देते रहेंगे तो हम अपने देश को आगे कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। आप अभी भी बाकी देशों से अपने देश के पेट्रोल के दाम कंपेयर करके देख लो, आपको पता रहेगा कि हमारा अभी भी देश के जो पेट्रोल के दाम है वो कंट्रोल में है। और लोग पेट्रोल करते हैं सिलेंडर के बारे में इतना, जब और भी अन्य चीजें होती है जिसमें लोग फिजूल खर्चा करते हैं उस बारे में कभी चर्चा नहीं करते। फिजूल खर्चा जैसे कि पार्टीज है, किटी पार्टीज में जाते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, घूमने फिरने जाते हैं, बहुत सारी महंगी चीजें खरीदते हैं। एक ड्रेस ही खरीदने जाते हैं तो 2000 का एक ड्रेस हो जाता है। तो इस बारे में कभी लोग चर्चा नहीं करते फिजूल खर्ची के बारे में। और जहां सिलेंडर और थोड़ा सा 100 रुपए 130 रुपए पेट्रोल में अगर डालते हैं तो इस बारे में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, मैं लोगों से यही कहूंगा, जनता से यही कहूंगा कि एक बार बाकी जो देश है उससे भी आप कंपेयर करें अपने देश के जो प्राइसेस है। क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अभी हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो, हम सब यूज करते हैं इंटरनेट, और ये समय के हिसाब से यूज करना जरूरी भी है क्योंकि हमें बाकी देशों से पीछे रहना नहीं है। और इंटरनेट यूज करने के लिए हमें डेटा परचेस करना होता है, जैसे कि 1 GB डेटा। अब 1 GB डेटा की कीमत हमारे देश में 19 रुपए है, मात्र 19 रुपए। 1 GB सर 1.5 GB भी मिल जाएगा आपको। 19 रुपए में 1.5 GB भी मिल जाएगा। आप बाकी देशों में जाओ, 1 से 1.5 GB डेटा के लिए आपको काफी कीमत चुकानी पड़ती है सर। उस हिसाब से हमारे देश में डेटा काफी सस्ता है। जी सर। तो जनता देख रही है, हम सभी को देख रही है। जनता जो है एक बहुत ही मतलब प्रश्न है जनता को कि आने वाले पिछले दिनों में एक एक्ट लागू किया है जिसका नाम था CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ। तो सर प्लीज हमें बताइए कि ये CAA क्या है। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? आपको इस देश का नागरिक होने के लिए जो नेशनलिटी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है जो आपको बनानी होती है। अगर आप इस देश में रहना चाहते हो या फिर इस देश की नागरिकता लेना चाहते हो तो इस देश में आपको कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा। जी। जो इस देश में 5 साल गुजार लिया वो भारतीय कहला सकता है। जी। अगर आप मान लीजिए राकेश सर किसी और देश से, मानते हैं चलो पाकिस्तान से आप आए हो जी, और पिछले 5 साल से आप भारत में रह रहे हो, और जैसे कि आपके पास मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, और ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई गिनती नहीं है। पता नहीं वो कितने सालों से यहाँ हमारे देश में चोरी छुपे रहते हैं। उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, उनके पास उनकी कोई पहचान नहीं है, और हमारे देश में अगर कभी कोई हादसा अगर हो जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में पुलवामा जानते हो आप, तो ये हादसा जो हो रहे हैं इस बारे में जब ये हादसे होते हैं तो किसी की पहचान नहीं हो पाती है। और ये जो आतंकवादी घटनाएं जो होती है, ये हमारे देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जो करता है वो आतंकवादी हमारे देश में ही छुपा है जी। और जब तक उसकी पहचान होगी नहीं, अभी हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसीलिए सिर्फ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यही कहता है कि अगर आप इस देश के रहवासी हो और आपके पास अगर यहाँ की नेशनलिटी नहीं है तो आप उसे लो, और इस देश के, हमारे देश के जो भारतीय है, भारतीयता नागरिक तत्व जो आप है, आप भारत के नागरिक बनो। बस CAA यही कहता है, इसके ऊपर CAA का कुछ भी कहना नहीं। तो विजय सर, हम आपके साथ और भी चर्चा करेंगे, और भी आगे कुछ प्रश्न है जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले ब्रेक का समय हो चुका है। तो ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।